उदयपुर राठौर मेंशन। सावित्री जी मंदिर में खड़ी शिव जी और पार्वती जी की आरती कर रही थी। उनके ठीक पीछे उनकी बड़ी बहू स्वर्णा जी और छोटी बहू पूजा जी आंखें मूंदकर हाथ जोड़कर खड़ी भक्ति में लीन थी। कुछ समय बाद आरती करके सावित्री जी पीछे मुड़कर स्वर्णा जी से कहती हैं, बड़ी बहू जाओ जाकर पूरे घर में आरती दिखा दो। स्वर्णा जी हाँ में सिर हिलाकर उनसे आरती लेकर पूरे घर में दिखाने चली जाती हैं। सावित्री जी पूजा जी से कहती हैं, छोटी बहू आज कोई पूजा में क्यों नहीं आया, सब कहाँ हैं? पूजा जी नजर झुकाकर कहती हैं, माँ जी वो ये तो सुबह भैया के साथ जल्दी ऑफिस चले गए थे क्योंकि आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी और बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं। सावित्री जी पूजा घर से निकलते हुए हॉल में रखे सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अच्छा ये बताओ एकांश अभी तक क्यों नहीं उठा? पूजा जी वैसे ही नज़र झुकाए कहती हैं, मुझे नहीं पता माँ जी, आप दीदी से पूछ लीजिए। सावित्री जी हाँ में सिर हिलाकर कहती हैं, और ठीक है अब जाओ जाकर नाश्ता की तैयारी देखो और हाँ 8 बजे से पहले बच्चे टेबल पर दिखने चाहिए वरना उन्हें आज का नाश्ता नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनकर पूजा जी जी माँ जी कहकर जल्दी से किचन में चली जाती हैं। किचन में जाते ही पूजा जी एक चैन की सांस लेकर कहती हैं, ओह ये माँ जी कितनी सख्त है, जब देखो तब ऐसे बोलती हैं कि सामने वाला डर जाए। खैर जल्दी से किचन का देखकर बच्चों को उठाती हूँ वरना आज तो मेरे बच्चे भूखे ही कॉलेज जाएंगे। इतना कहकर वो सामने देखती हैं तो सारे सर्वेंट्स उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर वो खुद को संभाल कर सख्ती से कहती हैं, मुझे क्या देख रहे हो, चलो सब अपने काम पर ध्यान दो। उनके इतना कहते ही सब अपना अपना काम करने लगते हैं। पूजा जी किचन का सारा काम चेक करके किचन से बाहर निकलकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ स्वर्णा जी आरती दिखाकर आती हैं तो सावित्री जी उन्हें देखकर पूछती हैं, बड़ी बहू एकांश कहाँ है, आज आया नहीं पूजा में? स्वर्णा जी नजर झुकाकर कहती हैं, माँ जी वो तो सुबह ही अपने ऑफिस चला गया था, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना उसकी, तो बस उसके लिए ही जल्दी निकल गया था। कल रात में भी काफ़ी देर तक काम कर रहा था, बता रहा था ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा लगता है वो राजवीर और रणविजय के साथ ही गया है ऑफिस। स्वर्णा जी उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती हैं। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा सुनिए बड़ी बहू, हमारी नज़र में एकांश के लिए एक रिश्ता है और हम चाहते हैं कि अब एकांश शादी कर ले। स्वर्णा जी हिचकिचाते हुए कहती हैं, पर माँ जी अंश तो अभी शादी नहीं करना चाहता, आप जानती हैं ना वो अभी अपने कैरियर। सावित्री जी उनकी बात बीच में काटकर कहती हैं, हमें पता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए आज रात को उसे कहिएगा डिनर टेबल पर हमें मिले। आज ही हम उससे शादी की बात भी करेंगे और हमें यकीन है हर बार की तरह वो आज भी हमें मना नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर स्वर्णा जी चुप हो जाती हैं तो सावित्री जी कहती हैं, जाओ जाकर रियांश को देखो, उसे उठाओ, अगर 8 बजे से पहले वो नाश्ते की टेबल पर नहीं आया तो उसे कहना अपना नाश्ता भूल जाए। उनकी बात सुनकर स्वर्णा जी वहाँ से चली जाती हैं। राठौर फैमिली। सावित्री सिंह राठौर राठौर फैमिली की हेड, राजवीर और रणविजय सिंह राठौर की माँ। यह स्वभाव से बड़ी कठोर और सख्त है लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम है। इनका स्वभाव बिल्कुल नारियल की तरह है। इनकी शादी के कुछ साल बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिस वजह से इन्हें सारी जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में उठानी पड़ी। राजवीर की बड़े होने के बाद उन्होंने कंपनी की सारी जिम्मेदारियां उसे दे दी और खुद जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपना बचा हुआ जीवन घर में गुजारने लगी। इनका डिसीजन आज भी सबसे ऊपर होता है। कोई भी काम करने से पहले सबको इनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। घर के सारे डिसीजन ये खुद ही लेती हैं, जो पत्थर की लकीर जैसा होता है जिसे सबको मानना ज़रूरी होता है। इनके सख्त स्वभाव की वजह से सब इनसे डरते हैं। राजवीर सिंह राठौर राठौर एम्पायर के चेयरमैन, एकांश और रियांश के पिता। ये अपनी माँ का हर हुक्म मानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को बचपन से स्ट्रगल करते देखा है, इसलिए अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। ये स्वभाव से बहुत ही सीधे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। रणविजय सिंह राठौर, यह है राठौर एम्पायर के डायरेक्टर। ये भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। स्वभाव से बहुत चंचल और समझदार इंसान है। स्वर्णा सिंह राठौर, यह है राजवीर सिंह राठौर की पत्नी और एकांश और रियांश की माँ। यह स्वभाव से बहुत शांत
और कोमल हृदय की महिला हैं। यह सावित्री जी की बहुत इज्जत करती हैं, पर उनके सख्त स्वभाव के कारण उनके सामने ज़्यादा बोल नहीं पाती हैं। ये अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हैं और हमेशा उसे जोड़कर रखने की कोशिश करती हैं। पूजा सिंह राठौर, ये हैं रणविजय सिंह राठौर की पत्नी। यह स्वभाव से बहुत चंचल हैं, लेकिन सावित्री जी के सामने इनकी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। यह उनसे बहुत डरती हैं। बाकी सबसे ये बहुत प्यार करती हैं। एकांश और रियाज को भी अपने बच्चों की तरह मानती हैं। एकांत सिंह राठौर, ये 26 साल के हैं। राठौर एम्पायर के सीईओ हैं। यह स्वभाव से बहुत शांत सुलझे हुए, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए ये बहुत एरोगेट और रूड हैं। ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा इज्जत ये अपनी दादी की करते हैं, जिनकी सारी बातें ये मानते हैं। रियांश सिंह राठौर, ये 23 साल के हैं। राठौर एम्पायर के एमडी। ये अभी राठौर एम्पायर में एमडी भी हैं। यह स्वभाव से बहुत चंचल और मस्तीखोर है, जिन्हें हमेशा प्रैंक करने में बहुत मज़ा आता है, पर ये अपनी दादी से बहुत डरते हैं। बाकी सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा तो अपने भाई से। वो इनके रोल मॉडल है। शिवांश सिंह राठौर, ये अभी 20 साल के हैं, जो अभी बीबीए के सेकंड ईयर में हैं। यह स्वभाव से बिल्कुल रियांश की तरह हैं, इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा उनसे ही बनती है। दोनों मिलकर हमेशा घर पर प्रैंक करते रहते हैं। नित्या सिंह राठौर, यह भी 18 साल की हैं और बीबीए के फर्स्ट ईयर में हैं। ये इकलौती लड़की होने की वजह से घर में सबकी लाडली हैं, सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। स्वभाव से ये बहुत चंचल हैं, पर सबकी इज्जत करती हैं और सबसे बहुत प्यार करती हैं, सबसे ज़्यादा तो अपने एकांश भैया से। रूहानिका ऋषभ राजपूत, यह रूहानिका राजपूत के पिता हैं, जो राठौर एम्पायर में राजवीर के पिए हुआ करते थे, पर अब वो एकांश के पिए हैं। इन्होंने बचपन से रूहानिका को हर दर्द से दूर रखने की कोशिश की, उसे सारी खुशियां देने की कोशिश की, लेकिन इन्हें नहीं पता जिस रूहानिका की मुस्कुराहट के पीछे दर्द को। रूहानिका राजपूत, ये अभी 23 साल की हैं। इन्हें पढ़ाने और पढ़ने का बहुत शौक है, जिस वजह से अपना सारा समय किताबों के साथ बिता देती हैं। किताबों की दुनिया में वो अपने सारे भूल जाती हैं। बचपन से लेकर अब तक इन्होंने बहुत दर्द और दुख झेले, लेकिन हमेशा अपनी तकलीफ़ों को अपने पापा से छिपाया, जिन्होंने इन्हें इनकी सारी खुशियां देने की कोशिश की। किसी कारणोंवश इन्होंने कभी अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ़ें अपने पापा को नहीं बताईं। राजपूत निवास, ऋषभ जी किचन में आते हैं तो उनकी नज़र रूहानिका पर जाती है, जो गुनगुनाते हुए नाश्ते और लंच की तैयारी कर रही थी। उसे गुनगुनाते देखकर वो मुस्कुरा देते हैं, फिर आगे बढ़कर रूहानिका के पास जाकर कहते हैं, रूह, कितनी बार कहा है आपको, सुबह का काम आप मत किया करिए, मैट कर देगी। रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, पापा आप जानते हैं ना, आपको मेड का बनाया हुआ खाना सूट नहीं करता, फिर भी आप कहते हैं उन्हें बनाने दो। ऋषभ जी मुस्कुराकर अपने हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं, मैं हारा, आप जीती रूह। अच्छा, अब चलिए आप जाकर रेडी हो जाइए, मैं ये सब देखता हूँ, वरना आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर रूहानिका किचन से झांककर हॉल की दीवार पर टंगी घड़ी देखती है, जिसमें 7:30 बजने वाले थे। ये देखकर वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, ओह नो पापा, मैं लेट हो गई आज। ऋषभ जी कहते हैं, तो जाइए, जल्दी से रेडी हो जाइए। रूहानिका उनकी बात पर हामी भरते हुए भाग कर जाने लगती है, तो पीछे से ऋषभ जी चिल्लाते हैं, आराम से, चोट लग जाएगी रूह। पर रूहानिका फिर भी भागकर सीढ़ियाँ चढ़ती है, तो ऋषभ जी नामे सिर हिलाकर नाश्ते को बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद रूहानिका रेडी होकर आती है, तो ऋषभ जी जल्दी से डाइनिंग पर नाश्ता लगाते हैं, जिससे रूहानिका आकर जल्दी से अपनी चेयर पर बैठते हुए अपना नाश्ता ख़त्म करने लगती है। ऋषभ जी उसे टोकते हुए कहते हैं, आराम से रूह, नाश्ता कहीं भागा नहीं जा रहा है। रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, नाश्ता तो नहीं भागा जा रहा, लेकिन अगर आज भी मैं लेट हो गई तो प्रिंसिपल ज़रूर मुझे अपने स्कूल से भगा देंगे। उसकी बात पर ऋषभ जी हंसते हुए कहते हैं, तो सुबह जल्दी उठा करिए। रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, उठती तो हूँ जल्दी, लेकिन पता नहीं कैसे लेट हो जाता है। ऋषभ जी उसकी बात सुनकर नामे से हिलाकर नाश्ता करने लगते हैं। रूहानिका जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करके कहती है, अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, आप टिफ़िन ले जाना मत भूलिएगा, और हाँ, कार धीरे चलाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, बाय। ऋषभ जी उसे उसका टिफ़िन देकर कहते हैं,
और आप भी टिफ़िन ख़त्म होना चाहिए और स्कूटी धीरे चलाइएगा। ओके, बाय। रुहानिका उनके गले लगकर जल्दी से अपना टिफ़िन बैग में रखकर स्कूटी की चाबी लेकर भाग जाती है। तो ऋषभ जी नाम में सिर हिलाकर उठते हैं और दरवाज़ा बंद करके किचन में बर्तन रखकर ऑफिस के लिए रेडी होने चले जाते हैं। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सारे बच्चे और महिला डाइनिंग पर इकट्ठा ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रियांश ने कहा, दादी क्या आज रात में शिव और न्यू मूवी देखने जा सकते हैं? सावित्री जी उसकी बात सुनकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हैं, जिससे रियांश सक पकाते हुए इधर उधर देखने लगता है। तो सावित्री जी कहती हैं, नहीं, क्योंकि आज सबका डिनर टेबल पर उपस्थित होना जरूरी है। अगर आपको मूवी देखने जाना है तो कल या फिर कभी चले जाइएगा। उनकी बात सुनकर रियांश सिर हिलाकर खामोशी से नाश्ता करने लगता है। वहीं पूजा जी मुंह बनाकर बुदबुदाती हैं, इन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है सबके बाहर जाने में, खुद तो कहीं जाती नहीं और बच्चों को भी कहीं जाने नहीं देती हैं। सावित्री जी उन्हें खुद में बुदबुदाता हुआ देखकर कहती हैं, क्या कह रही हैं आप छोटी बहू? कोई बात है तो हमसे कहिए। पूजा जी हड़बड़ाकर कहती हैं, नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मिर्च चली गई थी मुंह में तो बस इसलिए थोड़ा। बाकी आपके बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, सच्ची। उनकी बात सुनकर सावित्री जी उन्हें घूरती हैं, फिर अपना नाश्ता करने लगती हैं। शिवांश जो कि पूजा की बगल में बैठा था, वो फुसफुसाकर कहता है, मम आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, अभी हिटलर सुन लेती तो आपकी क्लास लगाती। पूजा जी उसकी बात सुनकर उसे घूर कर धीरे से कहती हैं, हाँ तो मैं डरती नहीं हूँ उनसे। उनकी बात सुनकर शिवांश टेढ़ा मुस्कुराकर उन्हें देखता है, जिसे पूजा जी मुंह बनाकर नाश्ता करने लगती हैं। नाश्ता करके सब बच्चे अपने कॉलेज चले जाते हैं। वहीं सावित्री जी पूजा जी और स्वर्णा जी के साथ गीता का पाठ करने लगती हैं। दूसरी तरफ रूहानिका अपनी स्कूटी से स्कूल पहुंचती है तो सबसे पहले उसे अपने प्रिंसिपल का लेक्चर सुनने को मिलता है, जिसे सुनकर वो मुंह बनाकर अपनी क्लास में आती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद रूहानिका भी अपनी स्कूटी से घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो आराम से सोफे पर बैठती है और आंखें मूंद लेती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आता है, जिससे वो घबराते हुए अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है। फिर उठकर डाइनिंग टेबल से पानी का एक गिलास निकालकर पानी पीती है। पानी पीकर रूहानिका गिलास रखकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर रूहानिका चेंज करके बेड पर लेटकर आंखें मूंदती है तो फिर से उसे वही दृश्य दिखता है, जिससे रूहानिका घबराते हुए बैठकर खुद से कहती है, क्यों वो मुझे हमेशा दिखता है? क्यों मैं कुछ नहीं भूल पाती? क्यों मुझे नफरत है उस दिन से, उस पल से, उस इंसान से? मैं इतना कहकर वो पपक कर रो पड़ती है। शाम को एकांश अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है, जिससे वो फ़ोन उठाता है तो सामने माँ नाम फ्लैश होने पर वो झट से फ़ोन उठाकर कहता है, गुड इवनिंग माँ। स्वर्णा जी दूसरी तरफ से कहती हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। वो दरअसल आज आपकी दादी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, तो आपको रात के डिनर पर उपस्थित होने को कहा है। एकांत सहजता से कहता है, ओके माँ, मैं आ जाऊँगा टाइम पर। स्वर्णा जी मुस्कुराकर बाय बोलकर फ़ोन रख देती हैं। एकांश फ़ोन रखकर खुद से कहता है, आज दादी को क्या बात करनी होगी। फिर कंधे उचकाकर काम पर ध्यान देने लगता है। शाम को एकांश की नज़र काम करते वक्त दीवार पर रही घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 8 बजने वाले थे। यह देखकर एकांश जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके मेंशन के लिए निकल जाता है। राठौर मेंशन में सब लोग हॉल में एकत्रित होकर बातें कर रहे थे। तभी सावित्री जी कहती हैं, ये एकांश कहाँ रह गए? स्वर्णा जी कहती हैं, माँ जी मैंने उसे बता दिया था, वो आता ही होगा। सावित्री जी सिर हिलाकर एकांश का इंतजार करने लगती हैं। तभी नित्या सावित्री जी से कहती है, वैसे दादी ऐसी भी क्या बात है जो आपने आज सबको साथ डिनर करने के लिए कहा? नित्या की बात सुनकर सब डरते हुए सावित्री जी को देखते हैं, क्योंकि सावित्री जी को ऐसे बच्चों को बड़ों के बीच बोलना पसंद नहीं था। राजवीर जी बात संभालने के लिए कहते हैं, अरे बेटा होगी कोई बात, वैसे भी कुछ देर में माँ बता तो देंगी ही, फिर पता चल ही जाएगा। उनकी बात सुनकर नित्या कहती है,
हाँ ठीक है बड़े पापा, मैं वेट कर लूंगी। सावित्री जी अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, नित्या बेटा, आप इस घर की लाडली हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप बड़ों के बीच में बोलें। आगे से ख्याल रखिएगा, अगर बड़े साथ बैठे हों तो बीच में ना बोलिएगा, समझ गई? नित्या उनकी कठोर आवाज सुनकर डरते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी दादी। सावित्री जी की कठोर आवाज सुनकर सब खामोश हो चुके थे। वहीं पूजा जी मुंह बनाकर सावित्री जी को देखती हैं, फिर शांति से सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। तभी एकांश आता है तो सबको खामोश देखकर सोच में पड़ जाता है, पर फिर ज्यादा न सोचते हुए सबसे पहले जाकर सावित्री जी के पैर छूता है। तो सावित्री जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं, हमेशा खुश रहिए और खूब तरक्की करिए। उनकी आशीर्वाद सुनकर एकांश हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो सावित्री जी कहती हैं, जाइए, जाकर फ्रेश होकर डाइनिंग पर मिलिए, कुछ बात करनी है आपसे। एकांश उनकी बात सुनकर सिर हिलाकर वहां से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। सावित्री जी पूजा जी और स्वर्णा जी से कहती हैं, जाइए छोटी बहू और बड़ी बहू, जाकर देखिए खाने की तैयारी हो गई। अगर हो गई हो तो सब टेबल पर रखवाइए। उनकी बात सुनकर दोनों जी माँ जी बोलकर वहां से चली जाती हैं। किचन में आते ही पूजा जी चैन की सांस लेकर कहती हैं, ओह दीदी, ये हिटलर तो एक दिन हमारी जान ही ले लेगी। एक तो पता नहीं इनकी आवाज़ इतनी कड़क कैसे है। लगता है बचपन में अदरक और करेला ज़्यादा खाया होगा, इसलिए इनका गला ऐसा हो गया है। उनकी बात सुनकर स्वर्णा जी उन्हें देखकर कहती हैं, ऐसे नहीं बोलते छोटी, माँ जी ने तो अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ देखा है, इसलिए तो इतनी सख्त हो गई हैं। वैसे भी कहते हैं ना, हालात अच्छे से अच्छे इंसान को सख्त बना देते हैं, और माँ जी भी हालातों का शिकार हुई हैं। खैर अब सब ठीक है, और आगे भी सब ठीक रहें, यही कामना है मेरी ईश्वर से। पूजा जी कहती हैं, वैसे दीदी, क्या आपको पता है कि माँ जी को क्या बात करनी है, जो सुबह से सबको दौड़ पर लगाई हुई है? स्वर्णा जी सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ, उन्हें अंश की शादी की बात करनी है। पूजा जी खुश होकर कहती हैं, अरे वाह, आज पहली बार मैं माँ जी के फैसले के साथ हूँ, और खुश भी हूँ। स्वर्णा जी उनकी बात सुनकर उन्हें देखकर नामे सिर हिलाती हैं, फिर कहती हैं, अच्छा चलिए अब देखते हैं खाने का क्या चल रहा है। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो माँ जी डांटेंगी। पूजा जी उनकी बात सुनकर जल्दी से कहती हैं, अरे हाँ, जल्दी करते हैं सब दीदी, वरना आज तो हिटलर बताएंगी हमें अच्छे से। इतना कहकर वो कुक के पास चली जाती है। वहीं स्वर्णा जी खुद से कहती हैं, पता नहीं अंश अपनी शादी की बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। जो भी हो, बस ईश्वर सब सही रखे। इतना कहकर वो भी पूजा जी के पास चली जाती हैं। दूसरी तरफ रूहानिका काफी देर तक रोती है। फिर उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जिसमें 7 बजने वाले थे। यह देखकर वो भागकर बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद रूहानिका मुंह हाथ धोकर अच्छे से रेडी होती है, ताकि ऋषभ जी को उसके रोने के बारे में पता न चले। तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुनते ही रूहानिका जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने ऋषभ जी को देखकर मुस्कुराकर कहती है, गुड इवनिंग पापा। ऋषभ जी उसके सिर पर हाथ फेरकर अंदर आकर कहते हैं, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा सुनिए रू, जल्दी से चाय बनाकर लाइए, फिर बैठकर बात करते हैं। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रूहानिका दरवाज़ा बंद करके उनकी तरफ मुड़कर कहती है, कैसी ज़रूरी बात पापा? ऋषभ जी उसे देखकर कहते हैं, रू, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। तब तक आप चाय तैयार कीजिए, और हाँ, अदरक डालना मत भूलिएगा। रूहानिका उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। तो ऋषभ जी अपना बैग लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही रूहानिका खुद से कहती है, पापा को मुझसे क्या बात करनी है? खैर जो भी हो, अभी चाय बनाती हूँ पहले। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद ऋषभ जी फ्रेश होकर हॉल में आते हैं और सोफे पर बैठकर टीवी ऑन करते हैं। तब तक रूहानिका भी चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। फिर टेबल पर ट्रे रखकर कहती है, हाँ तो बताइए क्या बात थी पापा? ऋषभ जी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा रुकिए 2 पल, सांस तो ले लेने दीजिए। रोहानिका उनकी बात सुनकर चुप हो जाती है। तो ऋषभ जी कहते हैं, आज मेड नहीं आई? रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, नहीं, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ही छुट्टी दे दी थी। ऋषभ जी उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर चाय का प्याला उठाकर उसे अपने होठों से लगाते हैं। तो उसका स्वाद महसूस करते ही आंखें मूंदकर कहते हैं, रू,
आपके हाथों की चाय तो मेरी फेवरेट है। आप बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह चाय बनाती हैं। ऋषभ जी के मुंह से मम्मा सुनकर रूहानिका की आंखों में नमी आ जाती है। वहीं ऋषभ जी को भी सिया जी की याद आती है, जिससे उनकी आंखों में भी नमी आ जाती है। हॉल में एकदम खामोशी पसर जाती है। तो रूहानिका खुद को संभाल कर खामोशी तोड़ते हुए कहती है, आपको कुछ बात करनी थी पापा। ऋषभ जी उसकी बात सुनकर होश में आते हैं, फिर खुद को संभाल कर कहते हैं, हाँ, दरअसल वो बात यह है कि उन्होंने इतना कहा ही था कि अचानक उन्हें उल्टी आने लगती है, जिससे वो चाय का प्याला टेबल पर रखकर सोफे से उठते हुए हॉल के कोने में बने बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं। पर उनके कदम उनका साथ नहीं देते। वो वहीं लड़खड़ाते हुए खून की उल्टी करने लगते हैं। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि रुहानिका को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। पर अगले ही पल वो उठकर ऋषभ जी को सहारा देते हुए कांपती हुई आवाज में कहती है, पापा, क्या हुआ पापा आपको? आप ठीक तो है ना पापा? ऋषभ जी लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, रू, मैम को कॉल करिए, उन्हें बुला लीजिए। रुहानिका को उनकी बात समझ नहीं आती है, पर वो इस वक्त उनकी बात पर ना ध्यान देते हुए जल्दी से ऋषभ जी को सोफे पर बैठाकर अपने फ़ोन से हॉस्पिटल कॉल करके एम्बुलेंस बुलाती है। कॉल करने के बाद रुहानिका रोते हुए ऋषभ जी के पास जाकर उन्हें संभालते हुए कहती है, पापा आप चिंता मत करिए। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप ठीक हो जाएंगे। भगवान मुझसे आपको कभी दूर नहीं कर सकते। पापा, मम्मा को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, पर आपको नहीं खो सकती पापा। ऋषभ जी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, रूह, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। फिर सीरियस होकर, मेरे फ़ोन से मैम को कॉल करिए। रूह प्लीज़, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उन्हें कॉल करिए और मेरे बारे में बताइए। इतना कहकर वो रूहानिका को अपना फ़ोन देते हैं। रूहानिका रोते हुए उनके फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैम नेम ढूंढकर उन्हें कॉल मिलाती हैं। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सब डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होकर बैठे थे। तभी सावित्री जी अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, हमने एकांश के लिए एक लड़की देखी है। उनकी बात सुनते ही सबकी एकांश पर नज़र टिक जाती है। जहाँ सभी बच्चे बहुत खुश थे, तो वहीं सभी बड़े सीरियस थे। वहीं एकांश के हाथ खाते हुए रुक गए थे। नित्या उनकी बात सुनकर उत्सुकता से कहती हैं, वाह, यानी अंश भाई की शादी होने वाली है। कितना मजा आएगा ना। मैं तो हर एक रस्म के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। फिर एकांश की तरफ देखकर, और भाई आप ही मुझे कपड़े दिलाएंगे, दिलाएंगे ना। इतना कहकर वो आस भरी नजरों से एकांश को देखने लगती है। उसके बोलने पर रेहान, शिवांश और पूजा जी अपना सिर पीट लेते हैं। वहीं सोना जी डरते हुए सावित्री जी को देखती हैं। राजवीर जी बात संभालते हुए कहते हैं, बेटा हम यह सब बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं एकांश इसके लिए रेडी है या नहीं। उनकी बात सुनकर नित्या सिर हिलाकर एकांश की तरफ देखने लग जाती है। सावित्री जी एकांश को देखकर कहती हैं, हमें यकीन है एकांश, हर बार की तरह आप इस बार भी हमारे फैसले में हमारा साथ देंगे। एकांश उनकी बात सुनकर उन्हें देखकर कहता है, जी दादी, मैं आपके इस फैसले में आपके साथ हूँ। आपको जैसा सही लगे आप कीजिए। उसकी बात सुनकर सभी बड़े चैन की सांस लेते हैं। वहीं सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। वहीं सावित्री जी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो आगे कहती हैं, अच्छा तो आप लड़की से मिलना चाहेंगे? एकांत सिर झुकाकर अपने खाने पर कंसंट्रेट करते हुए कहता है, जैसा आपको ठीक लगे दादी। सावित्री जी उसकी बात सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती। तभी नित्या उत्सुक होकर कहती है, दादी आप हमारी होने वाली भाभी की फोटो तो दिखाइए। उसकी बात सुनकर सब सावित्री जी को देखते हैं, तो वो वापस से अपने कठोर अंदाज में कहती है, फोटो नहीं, सीधे मिलवाएंगे आप सबको। बस कुछ, उन्होंने इतना कहा ही था कि अचानक एक सर्वेंट आकर सिर झुकाकर उन्हें उनका फ़ोन देते हुए कहता है, बड़ी मालकिन, आपका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था, तो यहाँ ले आया। सावित्री जी फ़ोन लेकर स्क्रीन पर ऋषभ नाम देखते ही झट से उठाकर अपने कठोर अंदाज में कहती हैं, कहिए ऋषभ। दूसरी तरफ से रुहानिका रोते हुए कहती है, मैम मेरे पापा, उन्हें अचानक से खून की उल्टी हुई, वो आपको फ़ोन उन्होंने कहा। सावित्री अपनी चेयर से उठकर कहती हैं, शांत हो जाइए पहले, फिर बताइए क्या बात है। उनके उठते ही बाकी सब भी अपनी चेयर से उठकर खड़े होकर उन्हें घबरा कर देखते हैं। रुहानिका दूसरी तरफ से रोते हुए कहती है,
आप लाइफलाइन हॉस्पिटल आ जाइए जल्दी मैम। सावित्री जी उसकी हालत समझते हुए कहती हैं। हम आते हैं, आप फिक्र मत करिए। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती हैं। सावित्री जी राजवीर से कहती हैं, राजवीर जल्दी से कार निकालिए, हमें लाइफलाइन हॉस्पिटल जाना है। राजवीर जी बिना कोई सवाल किए सर्वेंट से अपनी कार की चाबी मंगवाते हैं और फिर सावित्री जी के साथ बाहर आकर अपनी कार निकालकर लाइफलाइन हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं कि तभी अचानक सावित्री जी कहती हैं, एकांश आइए, आपका चलना जरूरी है। उनकी बात सुनकर एकांश बिना कोई सवाल किए शांति से पीछे बैठ जाता है तो राजवीर जी कार आगे बढ़ा देते हैं। रास्ते भर सब खामोश रहते हैं। दूसरी तरफ लाइफलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आकर रूहानिका से कहते हैं, देखिए सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है उनकी। क्या उन्होंने आपको बताया था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, जिसे हम साइंस की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं। रूहानिका उनकी बात सुनकर अपनी जगह पर जम जाती है। वो खुद को संभाल कर कांपते हुए कहती है, ब्लड कैंसर? डॉक्टर कहते हैं, जी ब्लड कैंसर। क्या उन्होंने आपको इस बारे में बताया नहीं था? खैर ये तो आप उनसे ही पूछ लीजिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिलहाल उनका कैंसर इस वक्त लास्ट स्टेज पर है एंड आई एम सॉरी, हमारे लिए उन्हें बचाना बेहद मुश्किल है। अब उनके पास बहुत कम समय बचा है, अगर 1 या 2 हफ्ते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आप उन्हें घर पर रखें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नाउ एक्सक्यूज़ मी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रूहानिका लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है। तभी 2 मजबूत बाहें आकर उसे थाम लेती हैं, लेकिन रूहानिका को तो इस वक्त किसी बात का कोई होश ही नहीं था। वो खुद को उस शख्स की पकड़ से छुड़ाकर वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और फपक कर रो पड़ती है। उसे ऐसे देखकर ना जाने क्यों उस शख्स के दिल में एक टीस सी उठती है। तभी पीछे से सावित्री जी उसे आवाज़ देकर कहती हैं, एकांश। उनकी आवाज़ सुनकर एकांश पीछे मुड़कर उन्हें देखता है तो सावित्री जी उसे इशारे से अपने पास बुलाती हैं। एकांश उनके पास जाता है तो सावित्री जी कहती हैं, बेटा वो हैं आपकी होने वाली दुल्हन, ऋषभ की बेटी रूहानिका राजपूत। उनकी बात सुनकर एकांश रूहानिका को एकटक देखने लगता है तो सावित्री जी आगे कहती हैं, बेटा उन्हें नहीं पता था कि ऋषभ को ब्लड कैंसर है। शायद अभी पता चला है, इसलिए वो ऐसे टूट गई हैं। अब यहाँ से उनका सफ़र और मुश्किल होगा और आपको ही उन्हें संभालना है। बहुत कुछ सहा है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अब आपको उनका सच्चा हमसफ़र बनना है। जानते हैं आपके मन में बहुत से सवाल हैं, पर हम चाहकर भी आपको उनका जवाब नहीं दे सकते। हम चाहते हैं आप रूहानिका के साथ खुद को इतना सहज करें कि वो खुद आपको सब कुछ बताए। ज़्यादातर बातें तो हमें खुद भी नहीं पता, सब कुछ आपको रूहानिका ही बता सकती है। आपको उनकी हिम्मत बनना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा, तभी आप उनके सारे राज जान पाएंगे। फिलहाल तो बस अभी इतना ही कहना था, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अभी चलिए चलकर अपनी होने वाली पत्नी को संभालिए। उनकी बातें सुनकर एकांत सामने सिर हिलाकर रूहानिका की तरफ बढ़ जाता है। रूहानिका वैसे ही जमीन में बैठी फपक कर रो रही थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे रूहानिका अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो सामने सावित्री जी को अपने आंसुओं से झिलमिलाती आंखों से उन्हें देखती है। सावित्री जी उसे संभाल कर उठने को कहती हैं, जिससे रूहानिका उठती है तो वो उसे चेयर पर बैठाकर उसकी बगल में बैठते हुए कहती हैं, शांत हो जाइए रूहानिका, सब ठीक हो जाएगा। रूहानिका सिर्फ उनका नाम ही जानती थी। उसने अपने पापा के मुंह से कई बार उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। सावित्री जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं, सब ठीक होगा बेटा। ऋषभ जी के अलावा आज तक रूहानिका को कभी भी ऐसा ममता भरा स्पर्श नहीं मिला था। आज सावित्री जी के ऐसे करने पर रूहानिका खुद को संभाल नहीं पाती है और झट से आगे बढ़कर उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, मेरा कोई नहीं है अपने पापा के सिवा। मैं अकेली हो जाऊंगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो। मैं अनाथ हो जाऊंगी, मैं कैसे जीऊँगी उनके बिना। उनके लिए ही तो अब तक जी रही थी, मैं कैसे जीऊँगी उनके बिना। मैं अनाथ हो जाऊंगी मैम। इतना कहकर वो तेज तेज रोने लगती है। उसकी हालत देखकर वहाँ खड़े हर एक इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही खुद को हमेशा सख्त दिखाने वाली सावित्री जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सावित्री जी खुद को संभाल कर रूहानिका के बालों पर हाथ फेर कर उसे शांत करवाने लगती हैं
तभी नर्स आकर कहती है, पेशेंट को होश आ गया है। उसकी बात सुनते ही रूहानिका सावित्री जी से जल्दी से अलग होकर खड़े होकर कहती है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नर्स हाँ में से रिला देती है, जिससे रूहानिका जल्दी से अपना हुलिया सही करके अपने आंसू पोंछकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर चली जाती है। वहीं सावित्री जी राजवीर से कहती हैं, राजवीर, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो चले जाइए। अब तो ऋषभ को होश आ गया है, अब जल्दी उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। राजवीर जी उन्हें देखकर कहते हैं, आपके बिना मैं कैसे घर जा सकता हूँ माँ? सावित्री जी उनकी बात पर खामोशी से बैठ जाती हैं। वहीं आकाश भी खामोश होकर इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे को एकटक देखने लगता है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सारे बच्चे अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वहीं बाकी बड़े हॉल में बैठे सावित्री जी के आने का इंतजार कर रहे थे। पूजा जी बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी करते हुए कहती हैं, पता नहीं कहाँ रह गई हैं माँ जी, वो भी भैया और एकांश को लेकर। रणविजय जी हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए उन्हें देखकर कहते हैं, पता चल जाएगा पूजा, अब चहलकदमी करना बंद करो और आकर यहाँ बैठो। पूजा जी मुंह बनाकर उनकी बगल में बैठकर कहती हैं, आपको तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या बात होगी, मुझे तो फिक्र हो रही है। स्वर्णा जी कहती हैं, फिक्र मत करो छोटी, सब ठीक होगा। पूजा जी रणविजय जी को घूरते हुए कहती हैं, आप नहीं जा सकते थे उन सब के साथ? रणविजय जी सकपकाकर कहते हैं, अरे पर उन्होंने मुझे बोला ही कहाँ चलने को, अब अपनी मर्जी से थोड़ी ना जा सकता था। पूजा जी उनकी बात सुनकर गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। स्वर्णा जी रणविजय जी से कहती हैं, देवर जी, आप जरा इन्हें फ़ोन करिए और पता तो लगाइए आखिर ये लोग हॉस्पिटल क्यों गए हैं इस वक्त। उनकी बात सुनकर रणविजय जी से रिलाकर राजवीर जी को कॉल करते हैं। दूसरी तरफ लाइफलाइन हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में रूहानिका जाती है तो उसकी नज़र सबसे पहले ऋषभ जी पर पड़ती है, जिनके हाथों में ग्लूकोज लगा था। उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, चेहरे से थकान साफ जाहिर हो रही थी। उन्हें ऐसे देखकर रूहानिका की आंखों में एक बार फिर आंसू झिलमिला जाते हैं, पर वो खुद को संभाल कर अंदर बढ़ती है। ऋषभ जी किसी के आने की आहट सुनकर सामने देखते हैं तो रूहानिका को देखकर उनके कमज़ोर चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से कहते हैं, रूह। उनके बुलाने पर रूहानिका नम आंखों से उन्हें देखती है। ऋषभ जी उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं। रूहानिका उनके बेड के पास रखे स्टूल पर अपना चेहरा फेर कर बैठ जाती है। ऋषभ जी उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराकर धीरे से कहते हैं, रूह, अब क्या आप अपने पापा को देखेंगी भी नहीं? अब मेरा ज़्यादा वक्त नहीं है रूह, तो बचे हुए वक्त में मुझसे ऐसे अपना चेहरा मत फेरिए बेटा, वरना ऊपर जाकर आपकी मम्मा को क्या जवाब दूंगा। उनकी बात सुनकर रूहानिका रोते हुए उनकी तरफ मुड़कर उनके गले लगकर रोने लगती है। ऋषभ जी उसके बालों में हाथ फेरकर कहते हैं, रूह, बच्चे शांत हो जाइए। रूहानिका रोते हुए कहती है, कैसे शांत हो जाऊं पापा, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको कैंसर है? अगर आप पहले बता देते तो शायद आप आज ठीक हो जाते। मैं आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाती, आपका इलाज बाहर करवाती, पर आपको ठीक करवा के ही दम लेती। लेकिन अब उनसे दूर होकर उनका चेहरा देखकर अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। ऋषभ जी उसके आंसू पोंछकर कहते हैं, मुझे खुद 1 महीने पहले पता चला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको बताने से पहले आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे। रूह, मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद आप अकेली हो जाएं, इसलिए मैंने पहले ही आपका फ्यूचर सिक्योर करने का सोचा। रूहानिका उनकी बातें सुनकर असमंजस में उन्हें देखती है, तो वो आगे कहते हैं, रूह, 1 महीने पहले जब मुझे अपने कैंसर के बारे में पता चला तो मैंने आपके लिए कई रिश्ते देखे, क्योंकि मरने से पहले मैं आपको एक सेफ हाथों में सौंपना चाहता था, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप सेफ रहें और मैं भी चैन से आपकी मम्मा के साथ ऊपर रह सकूं। कुछ समय बाद मुझे मैम का कॉल आया, उन्होंने मुझसे एकांत सर के रिश्ते की बात की आपके लिए। यह सुनकर रूहानिका ने हैरानी से उन्हें देखा तो उन्होंने आगे कहा, वो चाहती हैं कि आपकी शादी एकांत सर से हो जाए। आज वो एकांत सर से बात करने वाली थी इस बारे में। फिर रूहानिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हैं, बेटा, एकांत सर बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत सुलझे हुए और समझदार हैं वो। आप प्लीज़ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अगर आप चाहती हैं तो आप एक बार उनसे मिल भी सकती हैं।
इतना कहकर वो चुप होकर रूहानिका को आस भरी नजरों से देखने लगते हैं। वहीं रूहानिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से ऋषभ जी को कैंसर होने, फिर ये रिश्ता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। पर उसे ये भी पता था कि उसके पापा उसके लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए उसने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ पापा। ऋषभ जी खुश होकर कहते हैं, सच में? थैंक यू सो मच रू। देखना, शादी के बाद आपको कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। वहाँ आपको सबका प्यार मिलेगा, एक परिवार का प्यार, भाई बहन का प्यार, और सबसे ज़रूरी एक माँ का प्यार, जिससे आप अब तक वंचित थी। सब आपको बहुत प्यार देंगे, इतना कि आप मुझे भी भूल जाओगी। रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती पापा, चाहे मुझे वहाँ जितना भी प्यार मिले, पर आपकी जगह मेरे दिल में सबसे ऊपर ही है और हमेशा रहेगी। ऋषभ जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं तो रूहानिका कहती है, बाहर मैम और उनकी फैमिली वाले आए हैं, बुलाऊं उन्हें अंदर? ऋषभ जी सिर हिलाकर हामी भरते हैं तो रूहानिका उठकर सावित्री जी को बुलाने चली जाती है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर सब बैठे रूहानिका के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी रूहानिका बाहर आकर नजरें झुकाकर सावित्री जी से कहती है, मैम आप सबको अंदर पापा बुला रहे हैं। उसकी बात पर सब उठकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले जाते हैं। सावित्री जी ऋषभ जी के पास खड़े होकर कहती हैं, ऋषभ आप ठीक तो हैं ना? ऋषभ जी बेड पर बैठने की कोशिश करते हुए कहते हैं, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। सावित्री जी उन्हें लेटे रहने को कहती हैं। फिर आगे कहती हैं, ऋषभ एक आस की तरफ से हाँ है इस रिश्ते के लिए। अब हम जल्द से जल्द सारी रस्में करके रुआनिका को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। उनकी बात सुनकर रुआनिका अपनी नज़रें उठाकर ऋषभ जी को देखती है। ऋषभ जी खुशी से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, रूह की तरफ से भी हाँ है इस शादी के लिए। फिर मायूस होकर, और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो मैं आपके फैसले से सहमत हूँ। उनकी बात सुनकर एकांश की नज़र रूहानिका पर टिक जाती हैं, जो शांति से खड़ी ऋषभ जी को देख रही थी। सावित्री जी कहती हैं, तो फिर हम पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवाते हैं। ऋषभ जी हामी भरते हैं तो राजवीर जी कहते हैं, ऋषभ अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, और हाँ, खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, शादी की सारी तैयारियां हम खुद कर लेंगे। ऋषभ जी उनकी बात सुनकर भाव विभोर होकर कहते हैं, थैंक यू सो मच सर, मैं आप सबका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। राजवीर जी हल्का सा मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ऋषभ अब आप हमारे समधी हैं, आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, तो आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। शादी की सारी तैयारी हम सब करेंगे, आप सिर्फ आराम करेंगे और फंक्शन को एंजॉय करेंगे, समझे? उनकी बात सुनकर ऋषभ जी हामी भरते हैं। वहीं रूहानिका राजवीर को देखकर मन ही मन सोचती है, कितने अच्छे हैं अंकल, काश बाकी सब भी ऐसे ही हों। इतना सोचकर वो फिर से ऋषभ जी को देखने लगती है। वहीं एकांश रूहानिका की एक नज़र के लिए बेचैन हो जाता है, पर रूहानिका उसकी तरफ देखती तक नहीं, जो देखकर एकांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर वक्त की नज़ाकत समझते हुए वो खामोश रहता है। तभी राजवीर जी का फ़ोन बजता है तो फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर रणविजय नाम देखकर बाहर से बाहर निकलकर कॉल उठाते हुए कहते हैं, हाँ छोटे। रणविजय जी दूसरी तरफ से कहते हैं, भैया सब ठीक तो है ना? आप लोग अचानक हॉस्पिटल क्यों चले गए? राजवीर जी शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात रणविजय जी को बताते हैं। तो रणविजय जी कहते हैं, तो भैया मैं भी आऊँ क्या हॉस्पिटल? राजवीर जी कहते हैं, नहीं छोटे तुम रहने दो, वैसे भी हम सब बस कुछ देर में आने ही वाले हैं। रणविजय जी दूसरी तरफ से कहते हैं, अच्छा ठीक है भैया, अगर कोई ज़रूरत हो तो कॉल करके बता दीजिएगा। राजवीर जी ठीक है बोलकर फ़ोन रख देते हैं और वार्ड के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में रणविजय जी के फ़ोन रखते ही पूजा जी जल्दी से कहती हैं, क्या हुआ, क्या कहा भैया ने, अचानक हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? रणविजय जी उन्हें सब कुछ शुरू से लेकर अंतिम तक सब बताते हैं। तो सोना जी कहती हैं, बहुत बुरा हुआ इस बच्ची के साथ, ईश्वर उसे शक्ति दे सबका सामना करने की। पूजा जी उनके हाथ पर हाथ रखकर कहती हैं, तो क्या हुआ दीदी, हम सब है ना, उसे कभी भी परिवार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सोना जी उसकी बात पर हामी भर देती हैं।
दूसरी तरफ लाइफलाइन हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषभ जी को डिस्चार्ज दे देते हैं तो एकांत सावित्री जी से कहता है, मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा, आप और पापा मेंशन वापस चले जाइए। वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, तो आप दोनों जाइए, मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने अपनी कार मंगवा ली है, बस आती ही होगी। उसकी बात सुनकर राजवीर जी कहते हैं, ठीक है, फिर मैं और माँ जाते हैं घर। तुम रूहानिका और ऋषभ जी को उनके घर छोड़कर आ जाना। सावित्री जी और राजवीर जी ऋषभ जी और रूहानिका से मिलकर चले जाते हैं। वहीं एकांश ऋषभ जी के पास रखे स्टूल पर बैठकर उनसे उनका हालचाल लेने लगता है, क्योंकि इतनी देर में उसे उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। वहीं रूहानिका ऋषभ जी के बेड के दूसरे साइड वाले स्टूल पर बैठी खामोशी से ऋषभ जी को देख रही थी। इन सब में कई बार एकांश की नज़र रूहानिका पर जाती हैं और वो एक बार उसकी नज़र अपने पर पड़ने का इंतजार करता है, पर रूहानिका एक नज़र भी उसे नहीं देखती। यह देखकर एकांश को बुरा लगता है, पर वो फिर भी शांत रहकर ऋषभ जी से बातें करता रहता है। उसकी यह हरकत ऋषभ जी भी नोटिस करते हैं, पर वो बाद में रूहानिका से बात करने का सोचकर नॉर्मल बिहेव करते हैं। कुछ देर बाद एकांश के फ़ोन पर ड्राइवर का कॉल आता है, तो एकांश बाहर से उठकर बाहर चला जाता है। एकांश के जाते ही ऋषभ जी रूहानिका को देखकर कहते हैं, क्या बात है रूह? रूहानिका उनकी बात सुनकर नजरें चुराकर कहती है, कोई बात नहीं पापा। ऋषभ जी नामे से रिलाकर एक गहरी सांस छोड़कर कहते हैं, रूह बेटा, खुद को सहज करिए। एकांत सर के साथ देखिए, वो कब से आपको देख रहे थे, यह सोचकर कि शायद तब उन्हें एक बार देखें। लेकिन रूह, मैं जानता हूँ ये रिश्ता अचानक से जुड़ा है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है अभी इसे निभाना, पर आप कोशिश तो कर सकती हैं ना। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? उनकी बातें सुनकर रूहानिका धीरे से कहती है, मैं कोशिश करूंगी पापा आपसे। ऋषभ जी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। तभी एकांश अंदर आकर कहता है, कार आ गई है तो चलें। ऋषभ जी उसकी बात पर हामी भरते हैं, तो एकांश उन्हें उठने में मदद करता है। उनकी हेल्प करते हुए उन्हें बाट से बाहर ले जाता है। वहीं रूहानिका उनके पीछे पीछे चलने लगती है। कार के पास पहुंचकर एकांश ऋषभ को अंदर बैठने में मदद करता है, फिर उन्हें अच्छे से बैठाकर दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ का दरवाज़ा रूहानिका के लिए खोलता है। उसकी इस हरकत पर रूहानिका के दिल में उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है। वो बिना कुछ कहे शांति से अपनी जगह पर बैठ जाती है, तो एकांश उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद करके पैसेंजर सीट पर बैठता है और ड्राइवर को कार ऋषभ जी के घर की तरफ मोड़ने को कहता है। पूरे रास्ते सब खामोशी से विंडो के बाहर देखते हुए अपनी अपनी सोच में घूमते। जहाँ रूहानिका को ऋषभ जी की फिक्र थी, वहीं ऋषभ जी को रूहानिका की शादी की फिक्र थी। वहीं एकांश रूहानिका और अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा था। इसी में ऋषभ जी का घर आ जाता है। ड्राइवर कहता है, सर घर आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान टूटता है, तो एकांश अपनी सीट से उतरकर ऋषभ जी के साइड का दरवाज़ा खोलकर उन्हें उतरने में हेल्प करता है। तो रूहानिका जल्दी से अपनी जगह से उतरकर घर का लॉक खोलती है। एकांश ऋषभ जी को संभालते हुए अंदर लेकर जाता है और उन्हें हॉल में रखे सोफे पर बैठाता है। रूहानिका जल्दी से किचन से पानी लेकर आती है और ऋषभ जी और एकांश को पानी देती है। ऋषभ जी और एकांश पानी पीकर गिलास टेबल पर रखते हैं। एकांश उठते हुए कहता है, अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। ऋषभ जी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हैं, तो एकांश उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है। ये देखकर रूहानिका के दिल में एकांश के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एकांश जाने लगता है तो ऋषभ जी रूहानिका से कहते हैं, रूह, सर को बाहर तक छोड़कर आइए। उनकी बात सुनकर रूहानिका एकांश के साथ बाहर चली जाती है। एकांश और रूहानिका खामोशी से कार की तरफ बढ़ते हैं। फिर कार के पास पहुंचकर एकांश कहता है, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। रूहानिका उसकी बात पर सिर झुकाकर सिर हिला देती है, तो एकांश इधर उधर देखते हुए कहता है, अपना और अंकल का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। रूहानिका उसकी बात सुनकर नज़रें झुकाकर कहती है, हाँ, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। उसकी बात सुनकर एकांश के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और उसके चेहरे पर भी एक भीनी सी मुस्कुराहट आ जाती है। एकांश बाय कहकर कार में बैठ जाता है, तो ड्राइवर कार आगे बढ़ा देता है। वहीं रूहानिका जाती हुई कार को कुछ देर तक देखती रहती है, फिर खुद से कहती है,
आज आपका व्यवहार देखकर लगा ही नहीं जैसे आप कोई अजनबी हैं। जो मुझे आपके साथ महसूस हुआ वो मुझे आज तक किसी के साथ महसूस नहीं हुआ सिवाय अपने पापा के। मुझे आप में अपने पापा की छवि दिखती है। पहली बार किसी के साथ खुद को इतना सहज पाया है मैंने। अब मुझे इस रिश्ते से जरा भी दिक्कत नहीं है। बाकी मम्मा और पापा का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एकांश कार में बैठकर सोचता है, आज रूहानिका जी के साथ लगा ही नहीं जैसे वह कोई अजनबी है। ऐसा लगा जैसे मेरा उनसे पहले का कोई रिश्ता है। आई नो, रूहानिका जी ने बहुत कुछ देखा है और अब ऐसे में अंकल के जाने पर उन पर जो बीतेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन्हें अपने साथ इतना सहज करने की कि वो मुझे अपने दिल की सारी बातें बता सकें। इतना सोचकर वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। कुछ देर बाद एकांश घर पहुंचता है तो हॉल में सन्नाटा देखकर समझ जाता है कि सब सो चुके हैं। यह सोचकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ राजपूत निवास। रूहानी का अंदर आकर ऋषभ जी को उनके कमरे तक छोड़ती है, फिर उन्हें दवा देकर सुलाकर लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में आकर वो सबसे पहले फ्रेश होती है, फिर कपड़े चेंज करके बालकनी में जाती है और वहाँ लगे झूले पर बैठते हुए एकटक आसमान के सितारों को देखने लगती है। सितारों को देखते हुए वो खुद से कहती है, मम्मा मुझे पता है रोज की तरह आप आज भी मुझे सुन रही हैं। मम्मा, आज पापा के कैंसर की बात सुनकर आप जानती हैं मुझे कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से मेरी रूह को निकाल कर अलग कर दिया हो। मैं उनके बिना कैसे जीऊँगी मम्मा? बचपन में जब सब ताने देते थे ना, मुझे ये कहकर कि मेरे मनहूस कदम की वजह से आप मेरे साथ नहीं हैं, तो पापा हमेशा सबसे लड़कर मेरी साइड लेते थे। लेकिन आज लगता है शायद सब सही थे। मैं हूँ ही मनहूस। सबकी ज़िंदगी में ज़हर घोल देते हैं मेरे कदम। मेरी वजह से ही पापा भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरे पास कोई नहीं रहेगा। सही है, यही होना भी चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल सही हो रहा है। मेरे साथ बिल्कुल सही। इतना कहकर वो फपक कर रो पड़ती है। तभी एक हवा का झोंका उसे छूकर गुजर जाता है, जिसका एहसास होते ही रूहानी का अपना सिर उठाकर दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे मुंह से ये सब सुनना, पर यह सच है मम्मा। मेरी जिंदगी के सारे कड़वे सच में से एक सच यह भी है मम्मा। इतना कहकर वो अपनी आंसुओं से झिलमिलाती आंखों से एकटक सितारों को देखने लगती है। उन्हें देखते हुए ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं झूले पर सो जाती है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में एकांश फ्रेश होकर बालकनी में जाकर एकटक चांद को देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद अपने कमरे में आकर नींद के आगोश में समा जाता है। अगली सुबह सब उठकर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सावित्री जी कहती हैं, हमने पंडित जी को सुबह फ़ोन कर दिया था, वो कुछ ही देर में आते ही होंगे एकांश की शादी की तारीख निकालने। उनकी बात सुनकर नित्या खुशी से कहती है, वाह, इतनी जल्दी शादी हो रही है एकांश भाई की, कितना मज़ा आएगा ना। फिर सावित्री जी से, पर दादी आपने भाभी से तो हमें मिलवाया ही नहीं। सावित्री जी उसे देखकर अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, जल्दी ही मिलवाएंगे, फिलहाल नाश्ता करिए। उनकी कड़क आवाज़ सुनकर नित्या शांति से नाश्ता करने लगती है। वही रियांश शिवान से कहता है, यार लगता है भाभी बहुत शर्मीली हैं, इसलिए तो दादी ने अभी तक हमें उनसे मिलवाया नहीं। शिवांश कहता है, हाँ भाई सही कह रहे हो आप, लेकिन भाई एकांश भाई तो मिल चुके हैं ना भाभी से, तो चलिए ना उनसे पूछते हैं। रियाज उसे देखकर कहता है, अभी अगर हिटलर को पता चल गया ना कि हमने बिना उनकी परमिशन के उनके लाडले पोते से उनकी होने वाली पोता बहू के बारे में पूछा तो हमारी क्लास लगाएंगी। शिवांश मुंह दबाकर हंसते हुए कहता है, भाई कितना डरते हो आप दादी से। रियाज उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता क्या? शिवांश प्राउड होकर नामे सिर हिलाता है, जिससे रियांश टेढ़ा मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर शिवांश को उसके ऊपर शक होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता या कहता, रियांश सावित्री जी से मासूमियत से कहता है, दादी शिव को ना भाभी के बारे में जानना है, इसलिए वो मुझसे कह रहा है कि चलो चलते हैं भाई से भाभी के बारे में पूछते हैं। मैंने मना करते उनसे कहा कि नहीं यार, दादी ने अभी हमें उनसे मिलने से मना किया है, पर फिर भी वो बोला कि उसे आपसे डर नहीं लगता।
इतना कहकर वो मासूमियत से सावित्री जी को देखने लगता है। वही शिवांश रियाज की बात सुनकर सदमे में चला जाता है। वो हैरानी से रियाज को देखता है तो रियाज बिना किसी की नज़र में आए उसे आंख मार देता है, जिससे शिवांश गुस्से से उसे घूरने लगता है। सावित्री जी कठोरता से कहती हैं, सिर्फ आपको हमसे डर नहीं लगता? हाँ, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है आपको अपनी भाभी माँ से मिलने की, है ना? शिवांश अपनी थूक निगलते हुए कहता है, नहीं दादी, वो तो बस ऐसे ही। सावित्री जी उसे घूरते हुए कहती हैं, आज से आपका बाहर घूमना फिरना बंद। अब से आप सिर्फ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही सीमित रहेंगे। जब तक आपके अंदर हमारा डर फिर से नहीं बैठ जाता, आप पर यह पनिशमेंट लागू रहेगी तब तक। उनकी बात सुनकर शिवांश रोने जैसी शक्ल बनाकर पूजा जी को देखता है तो पूजा जी बेचारगी से सिर हिला देती हैं, जिससे शिवांश गुस्से से रियाज को घूरने लगता है। वहीं रियाज मुस्कुराकर अपना नाश्ता करने लगता है। तभी सावित्री जी कहती हैं, और रियाज आप, अब से आपका भी घूमना फिरना बंद। अब से आप सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक ही सीमित रहेंगे और इसका ध्यान नित्या रखेगी। अगर ये दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं नित्या, तो पनिशमेंट आपको भी मिलेगी। उनकी बात सुनकर रियांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वहीं नित्या के चेहरे पर हल्की घबराहट आ जाती है, पर शिवांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट चमक जाती है। सावित्री जी रियांश को घूरते हुए कहती हैं, आपको क्या लगा हम बेवकूफ़ हैं? हाँ, जो आप बोलेंगे वो मान लेंगे। हम अपने सारे बच्चों को अच्छे से जानते हैं और कब कौन क्या करता है या चाहता है, हमें सब पता होता है। समझिए आप? उनकी बात सुनकर रियाज मुंह बनाकर नाश्ता करने लगता है। स्वर्णा जी कहती हैं, माँ जी, हम सब कब मिलेंगे अपनी होने वाली बहू से? यह सुनते ही पूजा जी उत्साहित होकर कहती हैं, हाँ माँ जी, हमें भी मिलवाइए ना उससे, हमें भी मिलना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। सावित्री जी अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, छोटी बहू, जरा अपने घोड़े पर लगाम लगाइए, जल्दी ही मिलेंगे आप उनसे। उनकी बात सुनकर पूजा जी मुंह बनाकर अपने बगल में बैठे रणभैया जी से धीरे से कहती हैं, ये माँ जी इतना सस्पेंस क्यों रखती हैं? क्या मिलता है उन्हें इतना सस्पेंस रखने में? और क्या ये कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती, जो इतना घुमा फिरा कर बोलती हैं? उनकी बात सुनकर रणविजय जी उन्हें घूरते हुए कहते हैं, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम मेरी ही माँ के बारे में बात कर रही हो। उनकी बात सुनकर पूजा जी हड़बड़ाकर उन्हें देखती हैं, फिर शांति से नाश्ता करने लगती हैं। कुछ देर बाद सब अपना नाश्ता खत्म करके हॉल में बैठते हैं तो शिवांश रियांश से धीरे से कहता है, ये पंडित जी कब आएंगे? रियांश धीरे से कहता है, पता नहीं यार, कहाँ चले गए हैं, इतना समय लगा रहे हैं और यहाँ हम अपनी भाभी को देखने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। उनकी हिंदी सुनकर शिवांश उसकी पीठ पर थपथपाकर कहता है, वाह भाई, आपकी हिंदी तो मस्त हो गई है। रियांश मुस्कुराकर कहता है, हाँ तो दादी के साथ रहकर इतना तो सीख ही गया हूँ। उसकी बात पर शिवांश मुस्कुरा देता है। वहीं नित्या एकांश के पास बैठकर धीरे से कहती है, भाई। एकांश उसे देखकर कहता है, हाँ क्या हुआ छोटी? नित्या उसके कान में फुसफुसाकर कहती है, भाई मुझे दिखा दीजिए ना भाभी की फोटो, पक्का किसी से नहीं बताऊंगी। एकांश उसकी बात पर मुस्कुराकर कहता है, जब दादी दिखाएंगी तब देख लेना, क्योंकि मेरे पास उनकी फ़ोटो नहीं है। नित्या उसकी बात पर मुंह बनाकर कहती है, भाई आप कितने पुराने ख्याल वाले लड़के हो। आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद अब तक भाभी का नंबर भी ले चुका होता। यहाँ तो आपके पास फ़ोटो भी नहीं है। एकांश उसकी बात पर झेंप जाता है। तभी पंडित जी भी वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सब अपनी जगह से खड़े होकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी सबको आशीर्वाद देकर सोफे पर बैठते हैं तो सावित्री जी सर्वेंट से पानी लाने को कहती हैं। पानी पीकर पंडित जी सावित्री जी से एकांश और रूहानिका की कुंडली मांगते हैं। सावित्री जी की कुंडली देने पर पंडित जी ध्यान से उनकी कुंडली देखने लगते हैं। उनकी कुंडली देखने पर रियांश शिवांश से कहता है, क्या लगता है कितने गुण मिलेंगे? शिवांश अपनी गणित लगाकर कहता है, शायद 28। रियांश उसके माथे पर चपत लगाकर कहता है, पगले, पूरे गुण मिलेंगे, देखना तुम। शिवांश अपना माथा सहलाकर कहता है, आओच यार, भाई बहुत तेज पढ़ी है। और ये पगले क्यों कहा आपने? माँ देख रही हैं। आजकल आप मुझे कुछ ज़्यादा ही गलत कहने लगे हो और मुझे फंसा भी देते हो। रियांश उसे साइड से गले लगाकर कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करता हूँ,
क्योंकि अब भाई के साथ तो मस्ती कर नहीं सकता ना। और रही बात नित्या की, तो उसे तो तुम जानते हो कितनी डरपोक है। बस एक तुम ही तो हो इस घर में सबसे निडर इंसान। उसकी बात सुनकर सिवास एटीट्यूड में आकर अपनी शर्ट का कॉलर उठाता है और मुस्कुराने लगता है। वही रियाज उसकी इस हरकत पर मुंह दबाकर हंस देता है। तभी पंडित जी कहते हैं, जोड़ी तो बहुत अच्छी है दोनों की। पूरे 35 गुण मिल रहे हैं दोनों के। दोनों एक दूसरे के साक्षी बनेंगे और एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे हर परेशानी में। दोनों एक दूसरे की ढाल बनेंगे। उनकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वहीं एकांश हल्का सा शर्मा जाता है। पंडित जी आगे कहते हैं, और सगाई और शादी के लिए अच्छा मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का है। सावित्री जी उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती हैं, धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी उठते हुए कहते हैं, अच्छा अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि अभी मुझे एक नामकरण के कार्यक्रम में भी जाना है। उनकी बात पर सब उनके पैर छूते हैं, तो पंडित जी सबको आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद सावित्री जी ऋषभ जी को फोन मिला देती हैं। दूसरी तरफ राजपूत निवास, रूहानी का सुबह उठकर रोज की तरह चाय नाश्ता तैयार करती है। तभी ऋषभ जी डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए रूहानिका को आवाज लगाकर बाहर बुलाते हैं। तो रूहानिका बाहर आकर घबराकर कहती है, पापा आप ठीक तो है ना? ऋषभ जी उसे आश्वासन देकर कहते हैं, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। आप आइए बैठिए, साथ में नाश्ता करते हैं। रूहानिका सिर हिलाकर किचन से नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। फिर ऋषभ जी और खुद को सर्व करती है। ऋषभ जी नाश्ता करते हुए रूहानिका को देखते हैं, जिसका चेहरा पूरी तरह मुरझा चुका था। उसे ऐसे देखकर ऋषभ जी का दिल तड़प उठता है। आखिर कौन से माता पिता अपने बच्चों को दुखी देख सकते हैं, लेकिन ऋषभ जी भी क्या कर सकते थे। वो सोचकर ऋषभ जी कहते हैं, रूह अब आप सब काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ दिन में आपकी शादी है और होने वाली दुल्हन को काम नहीं करना चाहिए। उनकी बात सुनकर रूहानिका नजरें झुकाकर कहती है, ठीक है पापा। ऋषभ जी कुछ कहते उससे पहले ही उनका फोन बजता है, जिसे उठाकर वो सावित्री जी से बात करते हैं, जिसमें सावित्री जी उन्हें सारी बातें बताती हैं। सब कुछ जानकर ऋषभ जी शादी की डेट के लिए हामी भरकर फोन रख देते हैं। फिर रूहानिका से कहते हैं, रूह अगले हफ्ते आपकी शादी है, एकांत सर के साथ। उनकी बात सुनते ही रूहानिका के हाथ रुक जाते हैं। वो नम आंखों से ऋषभ जी को देखती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।